नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी का एमडी क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आपको पता है कि 26 मई को हम पूरे परिवार के साथ बिहार में आ रहे हैं, पटना ज़िले में, जहां पर रविंद्र प्रसाद वो जगह होगा जहां मीटअप कर रहे हैं। इसकी वजह से आपकी 25 तारीख और 26 तारीख को कोई भी लाइव क्लासेस नहीं देखने को मिलेंगी। आपकी पढ़ाई ना छूटे, इसके लिए जो पेड क्लासेस हो रही होती हैं, जहाँ पर हम कैसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्या क्या खास चीज़ें हो रही होती है, वो सभी चीज़ें आपको एज ए रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। तो आपके पास ये मौका है और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी अगर आपको कोई वीडियो दे रहे हो तो वो पूरी तरीके से कंप्लीट वीडियो हो, जिससे आपका वो पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। तो बच्चों, आप सभी के पास मौका है अपने उस चैप्टर को मजबूत करने का, और आप इस बात का भी अंदाजा लगा पाएंगे कि पेड में एमडी क्लासेस किस तरीके से क्वालिटी कंटेंट रख रहा होता है। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही होती हैं तो आप एमडी क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन से जुड़कर उन बैचेस से भी जुड़ सकते हैं, कूपन कोड MD10 लगाकर। अगर कोई समस्या और सुझाव है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद आपकी अब वो क्लास शुरू होने वाली है, आप उस क्लास को पूरा जरूर देखिए। साथ ही साथ क्लास कैसी लगी इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। संज्ञा, इनके बारे में जब आप पढ़ेंगे देखिएगा संज्ञा क्या होता है। संज्ञा की अगर बात करें साथियों, संज्ञा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। संज्ञा कैसा शब्द है साथियों? कहेंगे सर जी तत्सम शब्द है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए संज्ञा में संधि कौन सी है, संज्ञा में अगर संधि पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे भाई? संज्ञा में अगर आपसे पूछा जाए संधि कौन सी है, कहेंगे सर व्यंजन संधि है। कौन संधि है भाई? व्यंजन संधि है। क्यों व्यंजन संधि है ये देखिएगा। क्यों व्यंजन संधि भाई? क्योंकि जो संज्ञा है इसका संधि विच्छेद क्या होता है? सम प्लस क्या होता है साथियों? ज्ञ होता है। क्या होता है? सम प्लस क्या होता है? ज्ञ होता है। ठीक है, बताइए। गुड इवनिंग विक्की जी। सम प्लस क्या होता है? ज्ञ होता है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जो संज्ञा शब्द है साथियों वो कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। वो कैसा शब्द है भाई? स्त्रीलिंग शब्द है ना? कैसा शब्द है भाई? कहेंगे सर स्त्रीलिंग शब्द है। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, संज्ञा का मतलब क्या होता है? अगर इनके अर्थ का मतलब देखा जाए, अगर इनका तात्पर्य पूछा जाए, क्या पूछा जाए? तात्पर्य पूछा जाए तो तात्पर्य इनका क्या होता है? इनका तात्पर्य होता है नाम। क्या होता है साथियों? नाम होता है। बड़ा आसान तरीके से समझाऊंगा संज्ञा कैसे पढ़ते हैं और संज्ञा को पहचानते कैसे हैं। संज्ञा का तात्पर्य क्या होता है? नाम होता है। अब एक बात और याद रखिएगा, जो नाम शब्द है साथियों, नाम दो प्रकार का होता है। एक नाम क्या होता है साथियों? दो तरह का नाम हम लोग बोलते हैं। एक नाम होता है साथियों दृश्य। क्या नाम होता है? दृश्य होता है। दूसरा नाम क्या होता है साथियों? अदृश्य होता है। दूसरा नाम क्या होता है? अदृश्य होता है। अच्छा, दृश्य और अदृश्य में जब पढ़ते हैं हम लोग, अब इसमें क्या होता है कि साथियों जब आप पढ़ेंगे तो इसमें और भी चीजें देखने को मिलेंगी। जो दृश्य शब्द है उस दृश्य में दो नाम और मिलते हैं। दृश्य में दो नाम और मिलते हैं। एक कैसा नाम मिलता है साथियों? इसमें मिलता है वास्तविक नाम। कैसा नाम मिलता है भाई? कहेंगे सर वास्तविक नाम मिलता है। और वहीं अदृश्य में कैसा नाम मिलता है? कहेंगे सर इसमें मिलता है काल्पनिक नाम। क्या मिलता है भाई? काल्पनिक नाम मिलता है। ठीक है, अब देखिएगा जो वास्तविक नाम है इसमें दो नाम और जुड़ जाते हैं। वास्तविक जो नाम है साथियों इसमें दो नाम और जुड़ जाते हैं। एक कैसा नाम होता है साथियों? व्यक्तिगत नाम होता है। एक कैसा नाम होता है भाई? व्यक्तिगत नाम होता है। और दूसरे की अगर हम लोग बात करें, दूसरे की बात करें साथियों, दूसरा नाम कैसा होता है? सार्वजनिक नाम होता है। दूसरा नाम कैसा होता है? सार्वजनिक नाम होता है। अब सुनिएगा ध्यान से, संज्ञा की बात करें अगर हम लोग, संज्ञा के जो है कि संज्ञा कैसा शब्द है? संज्ञा तत्सम शब्द है। और इसमें संधि कौन सी? कहेंगे सर व्यंजन संधि है, क्योंकि संधि विच्छेद इसका क्या होता है? सम प्लस ज्ञ होता है। और यहां पर जो संज्ञा शब्द है वो क्या होता है साथियों? स्त्रीलिंग होता है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जो यहां पर सम है भाई वो कैसा उपसर्ग है? संस्कृत उपसर्ग है। कैसा उपसर्ग है भाई? संस्कृत उपसर्ग है, ये भी जानते रहिएगा। और जो ज्ञ है ये क्या है साथियों? धातु है। क्या है भाई?
धातु है, कैसी धातु है भाई? संस्कृत धातु है। कैसी धातु है? कहेंगे सर जी संस्कृत धातु है। तो संस्कृत धातु अगर है ये, तो आप जान चुके होंगे इसका अर्थ क्या होगा। अगर इसका अर्थ क्या होगा तो मालूम हो जाए तो फिर समझ में आ जाएगा संज्ञा होती क्या है। तो ज्ञा का मतलब साथियों होता क्या है? अगर इसके अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है जानना। इसका अर्थ क्या होता है साथियों? जानना होता है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें जानते रहिएगा क्या क्या होता है। सम जो है संस्कृत उपसर्ग है और ज्ञा क्या है साथियों? संस्कृत धातु है और इसका अर्थ क्या होता है? जानना होता है। ये बात याद रखिएगा। संज्ञा का तात्पर्य का मतलब क्या होता है? नाम से होता है। नाम दो प्रकार का मिलता है, एक दृश्य, दूसरा क्या होता है? अदृश्य। दृश्य में कैसे नाम होते हैं? वास्तविक नाम होते हैं। जबकि अदृश्य में कैसे नाम होते हैं साथियों? काल्पनिक नाम होते हैं। कैसे नाम होते हैं? काल्पनिक नाम होते हैं। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा वास्तविक नाम के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है व्यक्तिगत नाम, दूसरा क्या होता है? सार्वजनिक नाम होता है। ठीक, अब इनमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ा जाएगा। आइए देखते हैं भाई। देखिए अभी आपने देखा क्या? अभी आपने देखा भाई, अभी आपने देखा यहां पर कैसा नाम भाई? यहां पर आपने देखा नाम, और नाम में आपने पाया क्या? दृश्य और अदृश्य। क्या नाम पाया भाई? यहां पे पाया आपने दृश्य और दूसरा क्या पाया? अदृश्य पाया। उसके बाद देखिएगा यहां पर क्या है? वास्तविक नाम और काल्पनिक नाम है। यहीं से हम शुरुआत करते हैं। देखिए एक नाम पढ़ते हैं क्या साथियों? वास्तविक नाम। एक कैसा नाम पकड़ते हैं? वास्तविक नाम पकड़ते हैं, है ना। दूसरा कैसा नाम पकड़ते हैं साथियों? दूसरा नाम कैसा पकड़ते हैं? काल्पनिक नाम। अब इनमें आपने ये भी देखा कि जो वास्तविक नाम है, जो वास्तविक नाम है साथियों, उसकी बात अगर हम लोग करें तो वास्तविक नाम में आपने पढ़ा क्या? व्यक्तिगत नाम। कैसा नाम पढ़ा? व्यक्तिगत नाम पढ़ा। और व्यक्तिगत नाम साथियों क्या होता है? इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल बोलते हैं, यानी व्यक्तिगत नाम। और दूसरा क्या नाम पढ़ा आपने? दूसरा पढ़ा साथियों सार्वजनिक नाम। सार्वजनिक का मतलब होता क्या है जानते हैं? सार्वजनिक का मतलब होता है जो सब लोग जानते हो वह नाम, है ना। जो सब लोग जानते हैं वह नाम होता है। जबकि काल्पनिक नाम की बात करें, काल्पनिक नाम को सीधे सीधे कह सकते हैं साथियों जिनको महसूस किया जाए। क्या किया जाए भाई? महसूस किया जाए, है ना। महसूस करने वाला नाम जो होगा वो क्या होगा? काल्पनिक नाम होगा। या दूसरे शब्दों में कहें तो आप कह सकते हैं एक प्रकार का भाव होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अब आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए जो व्यक्तिगत नाम होगा साथियों वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कैसा नाम हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, दूसरा जो सार्वजनिक नाम होता है, सार्वजनिक नाम याद रखिएगा साथियों। सार्वजनिक नाम की अगर हम लोग बात करा जाए, सार्वजनिक नाम हमेशा पहचान बताएगा, तो उसकी कोई ना कोई पहचान जरूर होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक नाम की अपनी कोई ना कोई पहचान दी जाती है। आपको बचपन में आप जब से स्कूल गए होंगे आपको याद होगा, आप सभी बच्चों को याद होगा कि जब आप स्कूल गए होंगे तो आपको पहले चित्रात्मक शैली में पढ़ाया गया। पहले कैसे पढ़ाया गया? चित्रात्मक शैली में पढ़ाया गया कि कबूतर, क से कबूतर अगर आपने पढ़ा तो कबूतर होता कैसा है ऐसा चित्र आपको दिखाया गया। यानी पहचान तो बताई गई ना। तो कबूतर कैसा होगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कबूतर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक नाम हो जाएगा। तोता, पैरट का अंग्रेजी में आपने पढ़ा पी फॉर पैरट होता है। पैरट का मतलब तोता होता है। तोते की आपको पहचान बताएगी कि बेटा तोता ऐसा होता है, तब आपने जाना। यानी याद रखेगा जो सार्वजनिक नाम होगा उसकी पहचान जरूर होगी। और सार्वजनिक नाम की अगर पहचान होगी भाई तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? अगर इसमें संज्ञा देखी जाए तो एक बात याद रखिएगा, इसमें जो संज्ञा पाई जाएगी उस संज्ञा का नाम क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। क्या नाम होगा साथियों? जातिवाचक संज्ञा। और वह संज्ञा जिसको आप महसूस करते हो, महसूस करने वाली संज्ञा का नाम क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। क्या नाम हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। जैसे में आप सभी साथी देख सकते हैं कैसे आप पहचानते हो। जैसे आप सभी बच्चे जितने लोग हो, सब लोग लाइव अगर देख रहे हो तो आपको ध्यान होगा, आपसे मिलते जितने बच्चे हैं, अगर आप लोग इसमें कमेंट ना करो मैं नहीं जान पाऊंगा आप कितने बच्चे जो है कि कितने बच्चे हमारी क्लास पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो लाइव क्लास छोड़कर कुछ और काम करने चले जाते हैं अगर घर वालों ने बुला लिया है ना। ऐसी स्थिति आपके साथ आती होगी, लेकिन जब आप कमेंट करते हो तो हम जान जाते हैं कि ये बच्चा मेरी क्लास लाइव देख रहा है।
है ना। बाकी तो लाइव कितने लोग देख रहे हैं ये तो संख्या पता चलती है, लेकिन जब नाम लिख कमेंट आता है तो वहां पे नाम लिखा रहता है आपका, तो पता चलता है कि हाँ भैया ये हमारी क्लास कर रहे हैं। तो एक तरह से आपका कैसा नाम है, इंडिविजुअल नाम है। जब तक आप अपने आप नाम बताते नहीं हो तब तक सामने वाला नहीं जानता, लेकिन हाँ वो इतना जानता है कि आप लड़का हो कि लड़की हो, ये आप जानते हो, है ना। अब जैसे जैसे नाम आएगा तो नाम से कुछ लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि लड़का है कि लड़की है। बाकी अगर सामने कहीं दिखाई दे रहे हो, आप दृश्य में हो, तो जाहिर सी बात है पहचान लेगा। अब जैसे नाला है, नाला को आप पहचान लोगे कि नाला है, और उससे बड़ा जो है कि हो जाता है तो कहते भैया नदी है, और उससे बड़ा आकार हो जाता है तो कहते भाई ये तो सीधी सी बात है कि सागर है। बोलते हैं ना, बोलते हैं झील है चारों तरफ से जो है कि जमीन से घिरी हुई रहती है पानी का स्तर, और जो काफी बड़ा होता है तो उसको कहते हैं हम लोग झील है ना। तो ये चीजें क्या है, प्रैक्टिकल है, समझने वाली बात है। अब जैसे आप सभी बच्चे देख रहे हो लाइव, अगर मैंने कहा कि बताओ भैया पर्वत, पर्वत क्या है, तो कहेंगे सर जी जमीन से जो ऊंचा भाग होता है उसको हम लोग पर्वत कहते हैं। और पर्वत अगर नाम बोल दिए तो कहोगे सर जी वो तो इंडिविजुअल नाम हो गया ना। नहर आप सभी बच्चों ने देखा होगा, नदी आप सभी बच्चों ने देखा होगा। क्या जब तक आपको बताया नहीं गया कि ये कौन सी नदी, क्या आप जान पाए? नहीं ना। तो इंडिविजुअल नाम का मतलब वही होता है, व्यक्तिगत नाम का मतलब वही होता है जो आपको बताया जाए। नमस्ते अतुल, है ना। चलिए समझिएगा, तो यहां पर जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर मैंने बात की है बच्चों, तो याद रखिएगा, देखिए क्या मिलेगा इसमें। जैसे में अगर हमने लिखा है व्यक्तिगत नाम की बात की, तो व्यक्तिगत नाम का मतलब राम, राम कैसा नाम है, व्यक्तिगत नाम है भाई। अगर मैंने लिखा है, जैसे मैंने लिख दिया अयोध्या, तो अयोध्या कैसा नाम है भाई, व्यक्तिगत नाम है तो शहर, शहर आप कैसे पहचानते हो, कहोगे भैया ये सिटी है, यहाँ पे लोग जो है कि बहुत सारी दुकानें हैं, ढेर सारी दुकानें देखते हो, कहते हो भाई सिटी है ना, शहर कहते हो। और दुकानें अगर ना दिखे कहोगे अरे यार ये मार्केट तो नहीं है, केवल रोड ही रोड है। जब बाजार होती है तो वहां पे हम लोग नाम देते हैं सिटी, यानी कि आपको पहचान बताएगी, जहां ढेर सारी बाजारें होंगी वो शहर होगा। लेकिन उस शहर का नाम होगा, जब तक आप किसी से पूछोगे नहीं आप कैसे जानोगे, है ना। तो वहां भी अयोध्या क्या है, जो है क्या साथियों, व्यक्तिवाचक है। ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई हिमालय क्या है, तो कहोगे सर जी हिमालय भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हिमालय की पहचान बताएगी कहां पे है। आगे देखिएगा, अगर अब आगे बढ़ते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई दीपावली क्या है, दीपावली का त्योहार तो आजकल कभी भी मना लेते हैं लोग, है भाई। दीपावली का त्योहार तो कभी भी मना लेते हैं, पटाखे ले आए फोड़ दिए। पहले ऐसा होता नहीं था, दिवाली के दिन फोड़ते थे, अब तो कभी भी फोड़ देते हैं पटाखे। इसके अलावा जो है कि घर में दीपक जलाना हो, आप लोगों ने दीपक भी जलाए होंगे दिवाली के पहले भी। जैसे कोई घर में शुभ कार्य होता है या घर गृह प्रवेश होता है, सारे घर पे दीपक जलाए जाते हैं, लोग जलाते हैं। तो ये सब जितने भी शब्द हैं सबके सब क्या है साथियों, व्यक्तिवाचक हैं। कैसी संज्ञा है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अच्छा, जातिवाचक संज्ञा की मैंने पहचान बोली थी, आप जैसे देख पा रहे हो, जैसे में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो यहां पर। जैसे मैंने कहा लड़का, तो लड़के की पहचान होती भाई, लड़का क्या है, जातिवाचक है। अब जैसे कहा जाए मामा, तो मामा भी क्या है, हमारे जातिवाचक है, क्योंकि मामा दुनिया में सबके होते हैं। मम्मी के भैया को हम लोग मामा कहते हैं, ये सब जानते हैं। ये दुनिया की पहचान है कि बेटा यही तुम्हारे मामा है, तो मम्मी बता देती हैं कि यही तुम्हारे मामा है, पहचान बताई गई है मामा की, यही मामा है। और ये मामा क्यों है, क्योंकि मम्मी के भैया है। तो अब देखो आगे, ऐसे कहा जाए बच्चों कबूतर, कबूतर की बात करें तो कबूतर भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा, उसकी पहचान बताई गई है। ऐसे में अगर कहा जाए वर्षा, तो वर्षा क्या है, जो पानी की बूंदें गिरती उसको हम लोग वर्षा कहते हैं, ये भी पहचान बताएगी। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसको आप लोग महसूस करते हो, तो महसूस तो आप लोग करते ही होगे भाई, है कुछ न कुछ चीजें। जैसे आप लोग महसूस करते होगे मिठास, आप लोग महसूस करते होगे बुढ़ापा, है जब तबीयत खराब होती कहते हो ओहो लखड़ाक चल रहा है, इसका मतलब बुढ़ापा आ गया। या तो आप महसूस करते हो भाई बचपन, है। तो क्या आपने कभी कष्ट महसूस किया है, कष्ट भी महसूस किया होगा, तो ये भी क्या है भाई, जातिवाचक, सॉरी जातिवाचक कह रहा हूं, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है ना, ये चीजें क्लियर है भाई। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए, जरा बताइएगा, यस करके कमेंट करिए कि सर ये चीजें क्लियर हो रही हैं, एकदम समझ में आ रहा है। जरा एक बार कमेंट कर दीजिए तो फिर बढ़िया हो जाए भाई।
रोशनी कह रही है सर रोज कष्ट महसूस करते हैं, अच्छी बात है। दुख महसूस नहीं करते हो, तकलीफ महसूस नहीं करते हो, सब महसूस करते हो भैया। जीवन ही है महसूस करने का, है ना। कहते हैं गाना सुने हो नहीं, कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन दुख सुख का संगम है सुने को नहीं। कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन दुख सुख का संगम है। तो ये गाने बताते हैं कि जीवन में दुख और सुख आना ही जाना है, तो उसके लिए कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, संज्ञा के प्रकार के बारे में थोड़ा सा पढ़ा जाता है, ये तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो गया समझने के लिए। अब हम लोग संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे। हेडिंग हमारी क्या आ रही भाई, हेडिंग आ रही है हमारी संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार अगर आप सोच रहे हो कि एक ही है तो गलती से न सोचना, संज्ञा के प्रकार कई बनाने वाले हैं हम और कई पढ़ाएंगे भी। तो आपको आराम से केवल पढ़ना है, संज्ञा जितना आसान समझते उतना आसान है नहीं, ठीक है। और पढ़ाई को थोड़ा सा अच्छे लेवल का रखना है, तो इसलिए संज्ञा को थोड़ा सा विस्तार में पढ़ेंगे बच्चे, है ना। मजा आएगा आपको भी और पढ़ाने में भी मजा आएगा। आइए देखते हैं संज्ञा का रूप लेके चलते हैं भाई, कई रूपों में लेके चलते हैं। इनका केवल आधार रखेंगे हम, ठीक है, आधार रखेंगे, बाकी सारी चीजें तो हमारे साथ चलेंगी। चलिए भैया, आधार की बात अगर हम लोग ले तो पहला आधार देखिएगा इनका, पहला आधार क्या है भाई। पहले आधार की बात करें अगर आपसे कहा जाए साथियों, उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार पे भाई, उत्पत्ति के आधार पे, या किसके आधार पे, तो मूल आधार पे, उत्पत्ति या मूल आधार पर। अच्छा, उत्पत्ति या मूल आधार को एक और नाम से जानते क्या नाम है उसका, उद्गम, ठीक है, उद्गम के आधार पर। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा देखिएगा, दूसरे का नाम क्या है भाई, इनको देखते हैं। दूसरा नाम है भैया प्रयोग या अर्थ के आधार पर। सिर्फ आधार लिख रहा हूं भैया, ठीक है, आधार लिख रहा हूं, बाकी सारी चीजें आपको विस्तार से मिलेंगे, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, अगला क्या है भाई, व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति बनावट के आधार पर। ये हो गया। अगला देखिएगा, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। इसके बाद बात करते हैं हम लोग प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर, और लास्ट हमारा क्या है भाई, लास्ट की हम लोग बात करें साथियों, लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं क्या, गणना के आधार पर। किसके आधार पर भाई, गणना के आधार पर। ये सारी चीजें मैं एक साथ पढ़ा दे रहा हूं, इससे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी और एक साथ सारी चीजें मिल जाएंगी। दुख क्यों नहीं जाता, सुख जल्दी इसलिए चला जाता है कि हम लोग सुख में अहंकार आ जाता है। कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को है। सुना है ना, ये दोहा सुना होगा आप लोगों ने। तो ये चीजें हैं भाई। आइए देखते हैं इनके बारे में। जैसे पहला नाम क्या था भाई, पहले नाम की बात करें साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला नाम क्या आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा नाम क्या आता है साथियों, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा नाम क्या आता है, तीसरा नाम आता है साथियों भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में जरा।
इनके बारे में अगर बात की जाए प्रयोग या अर्थ के आधार पर, पहला नाम आता है व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक है भाई। व्यक्तिवाचक हो गया। दूसरा नाम क्या होता है? जातिवाचक। तीसरा नाम क्या आता भाई? समूहवाचक। तीसरा नाम, चौथा नाम क्या आता भाई? कहेंगे सर जी द्रव्यवाचक, है ना। और पांचवा नाम क्या आता है? कहेंगे सर भाववाचक। ये 5 नाम होते हैं किसके? प्रयोग किया अर्थ के आधार पर, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। देखिएगा, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर पहली संज्ञा कौन सी होती है? रूढ़ संज्ञा होती भाई। कौन सी संज्ञा होती है साथियों? रूढ़ संज्ञा होती है। दूसरी संज्ञा की बात करें साथियों, यौगिक संज्ञा होती है। आप में से कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये कब से बनने लगी इतनी संज्ञाएं, हमने तो केवल 3 ही पढ़ी थी, हमने तो केवल 2 ही पढ़ी थी। अब यहां पर आपको देखिए अगली है क्या? योगरूढ़ संज्ञा। तो ये जो क्लास में पढ़ा रहा हूं केवल एक एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, आप कोई भी एग्जाम दो आपको सब मिलने वाला है, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम दो आपको सब मिलने वाला है, ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा। देखिए, प्राणत्व के आधार पर पहली कौन सी संज्ञा होती है? प्राणीवाचक होती है। पहली कौन सी होती है भैया? प्राणीवाचक होती है ना। दूसरी कौन सी होती है भाई? दूसरी की अगर हम लोग बात करें, दूसरी क्या होती है? अप्राणीवाचक होती है। क्या होती है भाई? अप्राणीवाचक होती है। ये हो गई। आगे देखिए, अगली है गणना के आधार पर पहली कौन सी होती है भाई? गणनावाचक होती है, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो सर जी काउंटेबल नाउन, है गणनावाचक संज्ञा। और दूसरी क्या होती है भाई? अगणनावाचक संज्ञा। क्या कहते हैं भाई? अगणनावाचक संज्ञा कहते हैं। ये टोटल कितने प्रकार के हो गए अलग अलग देख लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा कौन कौन से प्रकार में हैं, ठीक है। पहला क्या है? उत्पत्ति, मूल या उद्गम के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं साथियों? 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। दूसरा देखिएगा, प्रयोग या अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं, ये भी याद रखना है, क्लियर है। आगे बढ़िएगा, व्युत्पत्ति बनावट के आधार पर संज्ञा के साथियों 3 भेद होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ये क्वेश्चन यूपीएसआई में छपा हुआ है। रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और क्या होता है? योगरूढ़ संज्ञा। प्राणत्व के आधार पर क्या होता है साथियों? प्राणीवाचक और क्या होता है? अप्राणीवाचक होता है। गणना के आधार पे, गणना के आधार पे 2 होते हैं, एक होता है गणनावाचक, दूसरा क्या होता है साथियों? अगणनावाचक संज्ञा होती। इस प्रकार संज्ञा के अलग अलग आधार पर हमने भेद पढ़ लिया। अब हमारी पहली हेडिंग रहेगी क्या? पहली हेडिंग जो रहेगी साथियों वो ये रहेगी। आइए शुरू करते हैं। पहली हेडिंग हमारी रहेगी, देखिएगा पहली हेडिंग है क्या? उत्पत्ति, है ना, उद्गम, उत्पत्ति उद्गम या मूल आधार पर, मूल आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं भाई? संज्ञा के भेद कितने होते हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आइए विस्तार से, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट। अब इसमें हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और एक एक हेडिंग को क्लियर करते चलेंगे। जैसे देखिए पहला पार्ट क्या भाई? पहला पार्ट है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर इसकी परिभाषा देखी जाए, पहली क्या हेडिंग? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसकी पहली हेडिंग है। चलिए शुरू करते हैं भाई। देखिएगा पहली संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक है। इसकी परिभाषा देखिएगा। परिभाषा की अगर बात करें साथियों, वह संज्ञा
वह संज्ञा जिससे, इसकी परिभाषा पूछी थी इसलिए लिख रहा हूं, जिससे किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं साथियों? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। वह संज्ञा जिससे किसी एक व्यक्ति की बात है, सबके बारे में नहीं हो, वह केवल पर्टिकुलर हो। और अगर आप कहते हैं ना कि इंडिविजुअल को ही हिंदी में कहा जाता है साथियों, व्यक्तिगत कहा जाता है। अगर व्यक्तिगत की बात हो रही है, जाहिर सी बात है किसी एक व्यक्ति की बात होगी, या एक वस्तु की बात होगी, या एक स्थान की बात होगी, सबकी नहीं होगी। ठीक है, तो उसे कौन संज्ञा कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में आप एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, लिखा हुआ है साथियों, जैसे मैंने कहा चिल्का झील। कौन सी झील भाई? चिल्का झील। अगर ये मैंने कहा है चिल्का झील, तो ये कौन सी संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसे में अगर हमने कहा घूमर, तो घूमर क्या है साथियों? नृत्य का नाम है, ये भी क्या हो जाएगा? घूमर क्या है? नृत्य है ना, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसे में अगर हमने कहा कथक, तो कथक भी क्या है? नृत्य है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखिए, अगर आपसे कहा जाए, जैसे मैंने लिखा है आगरा, तो आगरा क्या है साथियों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे में अगर हमने कहा कि बताओ दीपावली क्या है? दीपावली त्योहार का नाम है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसे में अगर हमने कहा प्लासी का युद्ध का ये भी नाम है भैया। प्लासी का युद्ध अगर हमने कहा तो इसका मतलब ये भी नाम है, तो ये भी नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे अगर आपने देखा होगा किताब कोई लिखी है तो रामायण है, तो रामायण भी क्या है भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसे में अगर आपसे कहा जाए बताओ जनवरी क्या है, तो आप कहोगे सर ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आइए कुछ पहचान देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। उन पहचानों पर थोड़ा सा डिस्कस कर ले। पहचान देखिएगा क्या है। ज्यादा पहचान नहीं लिखूंगा, बाकी सारी चीजें तो आप पढ़ ही लोगे तुरंत। मैं पहला पहचान लिख रहा हूं, देखिएगा। जैसे मैंने कहा नालों, नहरों, नदियों, झीलों, सागरों एवं महासागरों के नाम, ये होते हैं साथियों कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा होते हैं साथियों? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे में आप सभी साथी देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, कोई भी नाला का नाम लिख सकते हैं। जैसे कोई भी नाला लिख सकते हैं भैया, है। जैसे मैंने लिख दिया सेवई नाला, नाम है नाले का भैया सेवई नाला, है ना, सेवई नाला। आगे देखिए, कलर चेंज करते तभी सही लगेगा। सेवई नाला लिख दिया, ये देखिए सेवई नाला क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब जैसे मैंने कहा नहर, आप सभी बच्चे जानते होंगे शारदा नहर, शारदा नहर ये कह सकते हैं। गंगा कह सकते हैं भाई, है। सामहर झील कह सकते हैं भैया, सामहर झील कह सकते हैं, है ना। इसके अलावा अरब सागर कह सकते हैं, हिंद महासागर कह सकते हैं,
तो ये जितने भी नाम हैं, ये जितने भी नाम हैं, इनमें कौन संज्ञा होगी भाई? कहेंगे सर जी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। होगी कि नहीं भैया? होगी ना? बोलिए। अगला देखिएगा, दूसरा पार्ट क्या है हमारा? दूसरा पॉइंट क्या है? जैसे मैंने कहा भाषाओं, मैं एक साथ सबको लिख के खत्म कर दे रहा हूं ना। भाषाओं, बोलियों, भाषाओं, बोलियों, भाषाओं, बोलियों, लिपियों, पत्र पत्रिकाओं, पत्र पत्रिकाओं एवं पुस्तकों के नाम। ये सब कौन संज्ञा हो जाएंगे भाई? कहेंगे सर ये भी क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। जैसे मैं आप देखिएगा, हिंदी है, हिंदी क्या है भाई? भाषा है ना। जैसे मैंने बोली, बोली में लिख दिया भोजपुरी, है भाई, भोजपुरी लिख दिया, ये क्या हो गई? बोली हो गई। जैसे मैंने लिपि में लिख दिया देवनागरी या ब्राह्मी लिपि लिख दिया, ब्राह्मी लिख देता हूं, ब्राह्मी लिख दिया लिपि में, है ना। अब ऐसे ही लिख दिया, जैसे मैंने कोई पत्र लिख दिया भाई, अनुस्मारक पत्र लिख दिया, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, आप लोग रिमाइंडर लेटर कहते हो भाई। क्या कहते हो? रिमाइंडर लेटर कहते हो। पत्रिका लिख दिया, जैसे मर्यादा पत्रिका का नाम है, मर्यादा पत्रिका है भैया। मर्यादा क्या है? पत्रिका है ना। आगे देखिए, इसके अलावा आप पुस्तकों के नाम ले लीजिए। जैसे पुस्तकों के नाम में आपने ले लिया कामायनी, तो ये सब क्या है भाई? ये सब के सब में कौन संज्ञा होगी? कहेंगे सर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट, जैसे मैंने कहा पर्वतों, पठारों, ऐसे में आप लिख सकते हैं ना। अब आप तो समझ गए होंगे, पर्वतों, पठारों, घाटियों, देशों, शहरों, देशों, शहरों, गांव, नृत्यों, दिनों, महीनों आदि के नाम। ये सब के सब साथियों कौन सी संज्ञा होगा? सबके सब कौन संज्ञा हो जाएगा भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे पर्वत का नाम कोई दे दिया है, हिमालय दे दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पठार का कोई नाम दे दिया, जैसे पामीर का पठार है, तो आप कह सकते हो भाई प्रायद्वीपीय पठार है। घाटियों के नाम, किसी घाटी का नाम दे दिया भाई, है। देश का कोई नाम दे दिया, शहर का नाम दे दिया, गांव का नाम दे दिया, नृत्य का नाम दे दिया, दिनों के नाम दे दिया भैया, महीनों के नाम दे दिए। इनमें से कोई भी नाम देगा तो आप करिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। इसके अलावा अगर कहा जाए, जैसे मान लीजिए कभी कभी आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में महीनों के नाम हो गया, नृत्यों के नाम हो गया, दिन, मान लीजिए दिनों के नाम हो गया, त्योहारों के नाम तो मैंने लिखा नहीं है, उत्सवों के नाम तो मैंने लिखा नहीं है। अगर इनका भी नाम कहेगा तो साथियों समझिएगा कौन संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे त्योहार भी लिख देता हूं, शायद आप लोग ध्यान रहेगा। त्योहारों के नाम भी मैं लिख देता हूं, तो त्योहारों से आप उत्सवों के नाम भी समझ लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी हेडिंग हमारी क्या है? दूसरी हेडिंग हमारी क्या है साथियों? दूसरी है भाई जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, इनके बारे में पढ़ा जाए। देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा की जब परिभाषा हम पढ़ते हैं तो क्या परिभाषा होती है इसकी? जिन संज्ञा शब्दों से
जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं की संपूर्ण जाति का बोध हो। अभी सारी परिभाषा शॉर्टकट हो जाएगी भैया, अभी सारी परिभाषा जो होगी ना सब शॉर्टकट हो जाएगी आगे चलकर। बोध हो, आपको मैं परिभाषा लिख रहा हूं इसलिए ताकि आप समझ जाओ परिभाषा कैसे लिख कर आएगी। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहते भाई? उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये हो गया। अब जैसे में आप अगर देखें, जैसे में आप देख पाएंगे लिखा हुआ है जैसे पर्वत, पर्वत शब्द क्या है भाई? जातिवाचक है। नदी लिख दिया, नदी क्या है? जातिवाचक है। पत्र लिख दिया तो पत्र क्या है? जातिवाचक है। त्योहार लिख दिया तो त्योहार क्या है साथियों? जातिवाचक है ना। अब जैसे लिख दिया जो है कि क्लर्क लिख दिया तो क्लर्क क्या है साथियों? जातिवाचक है। क्लर्क क्या है? जातिवाचक है। ये जितने भी शब्द मैंने लिखे हैं सबके सब कौन संज्ञा में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। अब आइए देखते हैं इनकी पहचान क्या होती है। पहचान पर अगर देखा जाए तो इनकी पहचान के बारे में देखा जाए तो पहली पहचान क्या होती है साथियों? इनकी पहली पहचान जो होती है वो क्या होती है? देखिए पहली पहचान होती है क्या? संबंधों के नाम। जो संबंधों के नाम साथियों होते हैं वो कौन सी संज्ञा में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। जैसे संबंधों के नाम की बात करें साथियों, जैसे मामा हो गया है, चाचा हो गया है, नाना हो गया, तो ये जितने भी शब्द आएंगे ना सब के सब क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा। मामी भी लिख सकते हैं, चाची भी लिख सकते हैं, ये सब आ जाएंगे। मैंने तो इनका से पुरुष का लिख दिया है। आगे देखिए दूसरा पार्ट क्या भाई? दूसरे पार्ट में आप देखेंगे जैसे लिखा है पदों के नाम। पदों के जितने भी नाम होते हैं साथियों सब के सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। पदों के नाम जैसे देखा जाए वकील है, वकील साथियों क्या है? पद है। जैसे कहा जाए कि क्लर्क है, क्लर्क भी साथियों क्या है? पद है। जैसे कहा जाए डॉक्टर तो डॉक्टर भी क्या है? पद है। जैसे कहा जाए राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति भी साथियों क्या है? पद है। ये सब में कौन सी संज्ञा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। जैसा कि मैंने बताया भी था कि आपको पहचान बताई जाएगी, कौन भारत का प्रधानमंत्री है, कौन भारत का राष्ट्रपति है, कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, कौन बिहार का मुख्यमंत्री है, कौन बिहार का राज्यपाल है, कौन वकील है, कौन डॉक्टर है। ये सारी पहचान आपको बताई जाती है। वकील कैसे पहचानते भाई? अगर नॉर्मल हमारे जैसा टी शर्ट पहना होगा तो कौन कह सकता है कि वो वकील साहब है? तो जब वो काला कोट पहनेंगे और काला जो है कि पैंट पहनेंगे और वाइट शर्ट, उसके ऊपर वाइट वाली जो टाई होती है इतनी दूर रहती है, वकील की जो टाई अलग से आती है, अगर वो रहता है तो आपको पहचान दी जाती है कि भैया अगर ऐसा कपड़ा पहना होगा समझ लेना वकील है। तो आप देखे होंगे बहुत लोगों को जो ब्लैक कोट और ब्लैक पैंट पहन लेते हैं, व्हाइट शर्ट पहने रहते हैं, तो ऑटोमेटिक कुछ लोग समझ लेते हैं कि अरे भैया वकील साहब है क्या। जैसे टीटी आता है, आप टीटी देखे होंगे, व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट पहने रहता है, ऊपर से काला कोट पहने रहता है, तो उसको देख कर लगता है भैया टीटी है। तो एक पहचान आपको दी जाती है ना। तीसरा पर देखिएगा, तीसरा हमारा क्या है भाई? पशु पक्षियों के नाम की अगर हम लोग बात करें तो पशु पक्षियों के जो नाम होते हैं साथियों, पशु पक्षियों के नाम भी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा होते हैं, है ना। ये भी याद रखिएगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए शेर क्या है? शेर साथियों जातिवाचक संज्ञा है। जैसे अगर हमने कहा मैना तो मैना क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जैसे हमने कहा सियार, सियार भी क्या है साथियों? जातिवाचक संज्ञा है ना। जैसे मैंने कहा कोयल तो कोयल भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्यों जातिवाचक है? जैसा कि मैंने बताया था इनकी पहचान, क्योंकि इनकी पहचान दी जाती है। खास करके जातिवाचक संज्ञा की क्या पहचान होती भाई? ये पहचान दी जाती है। क्या होती भाई? पहचान इसकी बताई जाती है, याद रखिएगा। पहचान क्या होती है साथियों? इसकी पहचान दी जाती है, याद रखिएगा। पहचान जो है इसकी पहचान है, इसकी पहचान ही क्या है साथियों? पहचान है ना।
और लास्ट वाला देखिएगा चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या है साथियों? चौथे नंबर की अगर हम लोग बात करें तो पशु पक्षियों के नाम तो हो गया, इसके अलावा प्राकृतिक तत्वों के नाम। प्राकृतिक तत्वों के नाम अगर आप देखोगे तो वो भी क्या होते भाई? प्राकृतिक जितने भी तत्वों के नाम होते हैं वे सब भी क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए बताओ वर्षा क्या है, तो कहेंगे सर वर्षा जो है जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कहा जाए बिजली क्या है, तो बिजली भी क्या है साथियों? जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कहा जाए चक्रवात क्या है, चक्रवात की अगर हम लोग बात करें, चक्रवात क्या है साथियों? चक्रवात भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ये बात याद रखिएगा। चलिए, ये हो गया कंप्लीट आपका जातिवाचक संज्ञा से संबंधित सारी चीजें। आइए अगला देखते हैं। अब देखिए, जैसे जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं भाई। किसके दो उपभेद होते हैं? जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के उपभेद। जातिवाचक संज्ञा के उपभेद कौन कौन से होते हैं देखिएगा। चलिए भैया, ये जातिवाचक संज्ञा के दो भेद कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला नाम क्या है? पहले नाम की बात करें भाई, पहला नाम देखिएगा, क्या नाम है इसका? समूहवाचक संज्ञा। क्या नाम है भैया? समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए शॉर्टकट चलेगा सारी चीजें। समूहवाचक संज्ञा। अच्छा, समूहवाचक संज्ञा को एक और नाम से जानते हैं, समूह या समुदायवाचक संज्ञा। इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समूह या समुदायवाचक संज्ञा। परिभाषा इनकी देखिएगा क्या होती है, बड़ी छोटी सी परिभाषा मैं लिख दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको। किसका बोध हो भाई? समूह का बोध हो। किसका बोध हो भाई? जिन संज्ञा शब्दों से समूह का बोध हो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में आप देखेंगे, जैसे में आप देख पाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे में कौन कौन से समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। देखिएगा जरा, देखिए जैसे अगर हमने कहा कक्षा, कक्षा किसकी होती है भाई? बच्चों की होती है। कक्षा हो गया, परिवार हो गया, परिवार हो गया भाई, सेना हो गया, परिवार हो गया, कक्षा हो गया, सेना हो गया, परिवार हो गया। मेला, तो मेला भी है भाई, है ना, दल भी है, ठीक है, संस्था भी है। अगर आप देखेंगे तो समिति भी है, गिरोह अगर कहा जाए साथियों, गिरोह भी है, काफिला, काफिला आप देखे होंगे, काफिला भी होता है, ऊंटों के समूह को काफिला कहा जाता है। कारवां होता है। इसके अलावा क्या होता है भैया? गुच्छा होता है। गुच्छा को क्या कहा जाता है? अस्तबक कहा जाता है। गुच्छा क्या कहा जाता है? अस्तबक कहा जाता है। अच्छा, ढेर अगर कहा जाए तो ढेर भी कहते हैं भाई, गुच्छा भी कहते हैं, ढेर भी कहते हैं। कुंज की बात करें साथियों, कुंज की बात करें तो कुंज किसे कहा जाता है? किरणों के समूह को, सॉरी लताओं के समूह को पुंज कहा जाता है, किरणों के समूह को, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा देखेंगे आप, सेना हो गया भाई, टीम अगर कहा जाए तो टीम भी अगर आप लिख सकना चाहें लिख सकते हैं, है ना। बाजार अगर कहा जाए तो बाजार भी कहते हैं दुकानों के समूह को भैया। ये सब की सब साथियों क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है ना। बड़ा आसान तरीका, एकदम शॉर्टकट चल रहा है भैया। अब देखिएगा यहां पर एक संज्ञा ये भी होती है जिसका नाम क्या है? द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा भाई? द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा होती है। अब देखिए इसकी क्या परिभाषा होती है भैया, इसकी परिभाषा देख लीजिएगा। नाप तौल का बोध हो। किसका बोध हो भाई? नाप तौल का बोध हो
उसे कौन संज्ञा कहते हैं? कहेंगे सर द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, क्योंकि द्रव्यवाचक जो या पदार्थवाचक संज्ञा जो होती है उसको मापा या क्या होता है साथियों, तौला जाता है। जैसे में अगर आप देखेंगे पहचान के रूप में एग्जाम्पल डायरेक्ट लिखता हूं तो पहचान से आपको क्लियर हो जाएगा। मैं पहचान लिख रहा हूं, देखिएगा पहली पहचान क्या होती है इनकी, पहली पहचान होती है धातुओं के नाम। धातुओं के नाम अगर कहा जाए साथियों, धातुओं के नाम जो होते हैं वे सब क्या है साथियों, द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे में आप देखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं सोना है, सोना है, चांदी है भाई, सोना है, चांदी है, तांबा है, ये सब हैं, ये सब क्या है साथियों, जातिवाचक सॉरी द्रव्यवाचक संज्ञा है। आगे देखिए दूसरा पार्ट, दूसरे की बात करें तो कहते हैं भाई द्रव पदार्थों के नाम। द्रव पदार्थों के नाम, द्रव पदार्थों के नाम में आप देख सकते हैं जैसे लिखा है दूध है भाई, पानी लिखा है, ठीक है, पानी लिखा है, द्रव दूध लिखा है। जैसे कहा जाए लस्सी है, ये जितने भी शब्द हैं सबके सब साथियों क्या है, द्रव्यवाचक हैं। और तीसरा पार्ट देखिएगा, तीसरा पार्ट क्या भाई, तीसरा पार्ट है अनाजों के नाम। तो इसको तो बताने की जरूरत नहीं है भाई, अनाजों के नाम कह सकते हो आप। जैसे में आप लिख सकते हो गेहूं है, चावल है भाई, जैसे मैंने कहा जौ, ये भी लिख सकते हो। फिर मैंने कहा अरहर, ये भी लिख सकते हो। तो ये जितने भी हैं सबके सब में कौन संज्ञा आएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें भी मापतोल का बोध होता है। ये आपकी देखिए दो संज्ञाएं एक तरह की, ये हो गई समूह या समुदायवाचक, और क्या हो गया साथियों, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा हो गई इस तरह। ये दोनों क्या होती है साथी, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद होते हैं। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल समझिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि लोहा क्या है, लोहा क्या है अगर आपसे पूछा गया और ऑप्शन में 3 ऑप्शन दिए गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, सुनिए 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, सुनिएगा ध्यान से। लोहा क्या है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, इनमें से कौन सा सही होगा? जरा कमेंट सभी लोग करिए, कमेंट एक बार सभी लोग करिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, लोहा कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, कौन सी संज्ञा है भाई लोहा, जरा बताइएगा। क्या होगा इसका आंसर? क्या बात है, बहुत बढ़िया मनीष, शाबाश, एकदम सही, मैं यही सुनना चाहता था। और ये बच्चे, मैं ऐसे नहीं पूछा हूं, ये सीधे सीधे एग्जाम का प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है। बच्चा रट्टा मार के गया है कि लोहा होता है, चांदी होती, तांबा होता है, एल्युमिनियम होता है, ये सब में कौन संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, और ऑप्शन में द्रव्यवाचक संज्ञा है ही नहीं। अगर है नहीं तो दिमाग में तुरंत आएगा ये तो प्रश्न ही गलत है। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो बिल्कुल ना सोचे कि गलत है, प्रश्न एकदम बिल्कुल सही है, आप सोच रहे हैं गलत है, ठीक है। अगर प्रश्न गलत होगा, याद रखना बच्चों, एग्जाम में अगर पेपर देने गए हो, भले तुमने उस क्वेश्चन को गलत किया हो या सही किया हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आयोग के द्वारा वो प्रश्न गलत है और सारे बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया तो वो नंबर सबको मिलेगा, किसी एक बच्चे को नहीं मिलेगा। पहली बात, अगर प्रश्न आपने सही कर दिया, आपने कहा कि ये गलत होगा सही होगा, चलो वो आयोग डिसाइड करेगा, हमको तो आ रहा है, हम तो सही करेंगे। अब मेरे से मैंने पूछा लोहा क्या है, लोहा में कौन संज्ञा है, तो आप बच्चों ने कहा सर जी कि लोहा में जातिवाचक संज्ञा है, यानी आपका ये 2 नंबर पक्का हो गया। अगर यूपी दे रहे हो 2 नंबर पक्का है, और नहीं दे रहे हो तो कोई बात ही नहीं। लेकिन आप एक बार सोचो कि ये 2 नंबर आपका पक्का कर देगा, लेकिन जिन बच्चों को ये लगेगा ये प्रश्न गलत है, उनका तो 2 नंबर चला गया ना। और जो जिसका 2 नंबर गया वो समझ लो 2 लाख बच्चों के से लगभग पीछे भाग जाएगा। यहां पर एग्जाम में एक एक नंबर बड़ा बच्चा महत्वपूर्ण होता है। और रही बात यूपीपी के एग्जाम की, उसमें शायद माइनस मार्किंग भी है, और माइनस मार्किंग अगर है तो फिर तो भाई आप समझ ही रहे होगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग हमारी क्या रहेगी? अगली हेडिंग रहेगी साथियों भाववाचक संज्ञा। क्या रहेगी? भाववाचक संज्ञा रहेगी। इनके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि भाववाचक संज्ञा थोड़ा सा विस्तार से पढ़ना है। भाववाचक संज्ञा के 5 प्रकार, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है,
5 प्रकार से बनती है। इसके अलावा भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से जो बनती है उनके बारे में भी पढ़ना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन, फिर जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन पढ़ेंगे हैं, और संज्ञा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है। आप सभी को पता है क्या क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है? क्रियार्थक संज्ञा का मतलब होता है क्रिया का अर्थ रूप लेकर कोई संज्ञा का काम करे। जैसे टहलना, जैसे ठहरना, जैसे घूमना, ये सब की सब क्या है? क्रियार्थक संज्ञाएं हैं, और इनका प्रयोग क्या होता है? संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो टहलना यहाँ पर क्या है साथियों? क्रियार्थक संज्ञा है। फिलहाल आइए हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या आज हम लोगों ने पढ़ा है। देखिएगा क्या पढ़ा साथियों। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है। संज्ञा तत्सम शब्द भी है क्योंकि संस्कृत शब्द है ये। क्यों संस्कृत शब्द है? क्योंकि इसमें संस्कृत उपसर्ग और संस्कृत धातु का प्रयोग किया गया, इसलिए संस्कृत शब्द है। आगे इसके अलावा इसमें संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। संधि विच्छेद इसका क्या होगा? सम प्लस ज्ञा होगा, जिसमें ज्ञा क्या है साथियों? जो है संस्कृत धातु है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। और सम का मतलब क्या होता है? सम संस्कृत उपसर्ग है। संज्ञा का वास्तविक मतलब क्या होता है? नाम होता है। नाम वास्तव साथियों दो तरह का होता है, एक दृश्य होता है, दूसरा अदृश्य होता है ना। एक वास्तविक नाम, दूसरा काल्पनिक नाम होता है। व्यक्तिगत नाम, दूसरा क्या होता है? सार्वजनिक नाम होता है। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा, ठीक है। आगे इसके बाद उसके प्रकार पढ़ लिए हमने, सारे प्रकार देख लिए एक नजर में। उसके बाद हमने उद्गम या उत्पत्ति, उद्गम, मूल्य आधार पे हमने संज्ञा के भेद पढ़े। व्यक्तिवाचक पढ़ लिया, पहचान उनकी पढ़ी। फिर क्या पढ़ा? जातिवाचक संज्ञा पढ़ ली, और जातिवाचक संज्ञा के उपभेद भी पढ़े हम लोगों ने। अब आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे संज्ञा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। संज्ञा साथ रही हो, याद रखिएगा। स्त्रीलिंग शब्द है, संज्ञा तत्सम शब्द है। इसमें कौन संधि है? कहते हैं व्यंजन संधि है। कौन संधि भाई? व्यंजन संधि है। इसके अलावा जब हम लोग आगे संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं तो संज्ञा के भेद पढ़ते हैं। संज्ञा के किसके किसके आधार पे कितने भेद होते हैं, जैसे आप पढ़ते होंगे। अगर आपसे कहा जाए उत्पत्ति के आधार पे या उद्गम के आधार पे संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रयोग या अर्थ के आधार पे संज्ञा कितने भेद होते हैं, कहेंगे सर 5 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा कितने भेद होते हैं? 2 उपभेद होते हैं। इसके अलावा आप आगे पढ़ते हैं तो कहते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। इन सारी चीजों के बारे में आप जब ने पढ़ा, गणना के आधार पर गणनावाचक संज्ञा, अगणनावाचक संज्ञा, प्राण के आधार पे प्राणीवाचक संज्ञा, अप्राणीवाचक संज्ञा, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी। उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के में कौन कौन होते हैं, कौन कौन संज्ञा जो व्यक्तिवाचक होती है। इसके अलावा आपने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा को भेद पढ़ा। अब हम लोग अगली हेडिंग हम लोग आज नया पढ़ने वाले हैं, क्या? भाववाचक संज्ञा के बारे में। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग हमारी क्या है भाई? हेडिंग हमारी आज की क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। चलिए इसके बारे में देखा जाए, परिभाषा इसकी कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है। देखिएगा परिभाषा क्या होती है इसकी। देखिए वह संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण, दोष, अवस्था, आदि भावों का बोध हो, उसे उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं भाई? उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये इसकी क्या होगी? परिभाषा होगी। कहते हैं वह संज्ञा जिसे जिसे किसी व्यक्ति, जिससे होगा, जिसे नहीं होगा, यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है। जिससे किसी व्यक्ति
जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष अवस्था आदि भावों का बोध हो उसे कौन संज्ञा कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है बुढ़ापा, क्या लिखा है भाई? बुढ़ापा लिखा है ना? बुढ़ापा लिखा है, धैर्य लिखा है, क्या लिखा साथियों? बुढ़ापा लिखा है, धैर्य लिखा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जैसे लिखा हुआ है मिठास, मिठास लिखा हुआ है। इसके अलावा जैसे शत्रुता लिखा हुआ है ना? हरियाली लिखा हुआ है, हरियाली लिखा हुआ है। चमक लिखा हुआ है, चमक कह सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे चमक तो हो गया है, मिठास हो गया, शत्रुता, हरियाली हो गया, धैर्य हो गया। ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए गंभीरता क्या है, गंभीरता साथियों क्या है? भाववाचक संज्ञा है ना? बचपन अगर आपसे कहा जाए बचपन क्या है, तो बचपन भी क्या है साथियों? भाववाचक संज्ञा है। तो ये जितने भी शब्द आएंगे सबके सब क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा पाठ, देखिएगा जरा, देखिए नोट में लिख देता हूं भाई। जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में ता, पन, ता, पन, आई, त्व, तापन आई, त्व, य, आहट, आवट आदि प्रत्यय उन शब्दों में भाववाचक संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होती है भाई? भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना है आपको। क्यों कौन संज्ञा होती है भाई? जिन शब्दों के अंत में तापन आई, त्व, य, आहट, आवट आदि प्रत्यय आए, उन शब्दों में कौन संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे में आप एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है सौंदर्य, सौंदर्य लिखा हुआ है, यह प्रत्यय है। जैसे लिखा हुआ है लघुत्व, त्व प्रत्यय है। जैसे लिखा हुआ है घबराहट, आहट प्रत्यय है। जैसे लिखा हुआ है सजावट, आवट प्रत्यय है। जैसे लिखा है पढ़ाई, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय भाई? पढ़ाई में आई प्रत्यय है ना? जैसे लिखा हुआ है भाई जो है कि बचपन, तो बचपन में कौन सा प्रत्यय होगा? पन प्रत्यय हो जाएगा। इसके अलावा जैसे लिखा है शत्रुता, शत्रुता में कौन सा प्रत्यय? कहेंगे सर ता प्रत्यय है। तो अगर आप देखें इन सब में कौन जो प्रत्यय मैंने ऊपर लिखा उनसे बनी जितनी भी शब्द हैं वे सब के सब क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा होंगे। क्या हो जाएंगे भाई? भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा के पार्ट। देखिए, अब अगर कहा जाए कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है भाई? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? अब यहां पे मैं लिखता हूं अगली लाइन से, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है भाई? 5 प्रकार से बनती है। कौन कौन से बनती भाई? पहला नंबर देखिएगा,
पहला नंबर देखिए, पहला नंबर कौन सा है भाई? जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से। दूसरा नंबर सर्वनाम से। तीसरा नंबर जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम हो गया। तीसरा नंबर है विशेषण से। विशेषण से। चौथा नंबर क्या है भाई? क्रिया से। पांचवा नंबर क्या है? अव्यय से। ये 5 प्रकार से क्या बनती है? भाववाचक संज्ञा बनती है। याद रखिएगा सभी लोग, संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? कहेंगे सर जी 5 प्रकार से बनती है। पहला जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा है सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से और पांचवा क्या है? अव्यय से। ये 5 प्रकार से क्या बनती है? संज्ञा बनती है। आइए अब देखते हैं किससे कैसे बनती है। पहला पार्ट देखिएगा, पहला पार्ट लिखा हुआ जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। इसमें देखिएगा स्त्री से क्या बन जाएगा भाई? स्त्री से क्या बन जाएगा? स्त्रीत्व बन जाएगा। स्त्री से क्या बन जाएगा? स्त्रीत्व बन जाएगा। और वहीं मनुष्य से क्या हो जाएगा? मनुष्यता हो जाएगा। बिल्कुल सही भाई, है ना। मनुष्य से क्या हो जाएगा? मनुष्यता हो जाएगा। और देखिए शास्त्र से क्या हो जाएगा? शास्त्रीयता हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं। आगे देखिए पशु से क्या हो जाएगा? पशुता हो जाएगा। धनुष से क्या हो जाएगा? दनुजता हो जाएगा। भाई से क्या होगा? भाईचारा हो जाएगा। पुरुष से पुरुषत्व या पौरुष हो जाएगा। जाति से क्या हो जाएगा? जातीयता हो जाएगा। बच्चा से क्या हो जाएगा? बचपन। और नारी से क्या हो जाएगा भाई? नारीत्व हो जाएगा, है ना। आगे देखिएगा, जैसे पात्र से क्या हो जाएगा? पात्रता हो जाएगा। लड़का से लड़कपन हो जाएगा। दास से क्या हो जाएगा? दासत्व। और अध्यापक से क्या हो जाएगा भाई? अध्यापन। वहीं देखिएगा बूढ़ा से क्या बनेगा? बूढ़ापा बनेगा। मित्र से क्या बनेगा? मित्रता बनेगा। पंडित से क्या बनेगा? पंडिताई बनेगा, ठीक है। या क्या बन सकता है? पांडित्य भी कह सकते हैं भाई, ये भी कह सकते हैं। और सेवक से क्या बनेगा? सेवा बन जाएगा। बूढ़ा से बुढ़ापा बन जाएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब इनके अलावा जो है जातिवाचक संज्ञा के अलावा इनमें से और भी बन सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए बंधु का क्या हो जाएगा? बंधु का क्या हो जाएगा? कहेंगे सर जी बंधुत्व हो जाएगा, है ना। और ऐसे लिखा हो भाई है, भाई से क्या बन जाएगा? भाईचारा बनेगा। भाई से क्या बनेगा भाई? भाईचारा बन सकता है, ये भी बना सकते हैं। भाई से क्या बन जाएगा? भाईचारा बन जाएगा। बंधु से क्या बन जाएगा? बंधुत्व बन जाएगा, है कि नहीं भैया। विद्वान अगर लिखा हुआ है, जैसे विद्वान लिखा अगर है, विद्वान से क्या हो जाएगा? विद्वता हो जाएगा। विद्वान से क्या हो जाएगा? विद्वता हो जाएगा। अब ऐसे लिखा हो अगर, जैसे लिखा है दानव, दानव से क्या हो जाएगा? दानव से हो जाएगा दानवता हो जाएगा। ऐसे ही मानव से क्या हो जाएगा? कहेंगे सर मानवता हो जाएगा, है ना भाई। चलिए आगे देखते हैं। अगला पार्ट क्या कह रहा है? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, दूसरा पार्ट है। देखिए जैसे अपना है, अपना से क्या हो जाएगा? अपनापन हो जाएगा या अपना, ये गलत लिखा हुआ अपनाओ, ये नहीं होगा भैया, अपनत्व तो होगा। यहां पे क्या हो जाएगा भाई? अपनत्व तो हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, निज से क्या हो जाएगा? निजत्व हो जाएगा, निजता हो जाएगा। स्व से क्या हो जाएगा? स्वत्व हो जाएगा। अहम से क्या हो जाएगा साथियों? अहंकार हो जाएगा। मम से ममता और ममत्व तो दोनों हो सकता है। पराया से परायापन हो जाएगा। सर्व से सर्वस्व। और आप से क्या हो जाएगा भैया? आपा हो जाएगा। ये सब के सब क्या है? सर्वनाम है और उनसे बनी भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण से क्या हो जाएगा भाई? भाववाचक संज्ञा। जैसे लघु से क्या हो जाएगा? लघुता। एक से एकता, एकत्व तो हो जाएगा। खट्टा से खटाई बन जाएगा। गंवार से गंवारपन। बूढ़ा से क्या हो जाएगा? बुढ़ापा, ये तो नहीं होगा भाई, अतः वृद्ध होगा यहाँ पे। वीर से क्या हो जाएगा? वीरता हो जाएगा। वीर से क्या हो जाएगा भाई? वीरता हो जाएगा। चालाक से क्या हो जाएगा? चालाकी हो जाएगा। गरीब से गरीबी। पागल से पागलपन हो जाएगा। मोटा से क्या हो जाएगा?
मोटापा हो जाएगा, है जी। आगे देखिए, नवाब से क्या हो जाएगा, नवाबी हो जाएगा। बड़ा से क्या हो जाएगा, बड़ाई। भला से भलाई, ढीठ से ढिठाई, और लाल से क्या हो जाएगा, लाली, या क्या हो जाएगा, लालिमा हो जाएगा। ठीक है। दीन से क्या हो जाएगा, दीनता हो जाएगा। सुंदर से सुंदर, सौंदर्य सुंदरता दोनों। बुरा से बुराई, चौड़ा से चौड़ाई। और बेईमान से क्या हो जाएगा भैया, बेईमानी, है ना, बेईमानी हो जाएगा। और देखिए, सरल से क्या हो जाएगा, सरलता हो जाएगा। परिश्रम से परिश्रमी, परिश्रमी से परिश्रम हो जाएगा। आवश्यकता से, उल्टा लिख दिया गया है। आवश्यक से क्या हो जाएगा, आवश्यकता हो जाएगा। अच्छा से क्या हो जाएगा भाई, अच्छा से अगर बात करें तो साथियों, अच्छा से अच्छा ही हो जाएगा। आवश्यक से क्या हो जाएगा, आवश्यकता हो जाएगा। ये बन जाएगा। आगे देखिए, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया से कैसे बनाएगा भैया, खोजना से खोज हो जाएगा, जीतना से जीत हो जाएगा, लड़ना से लड़ाई, चलना से चाल या चलन, देखना से क्या हो जाएगा, दिखावा या दिखावट हो जाएगा, है ना। सीना से क्या हो जाएगा, सिलाई हो जाएगा। रोना से रुलाई, पढ़ना से पढ़ाई, पीटना से पिटाई, और समझना से क्या हो जाएगा, समझ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो सीना लिखा है वो गलत लिखा हुआ है। सीना तो होता ही, इसको सिलना भी बोलते हैं, शिलना भी बोलते हैं। सिलना से भी क्या हो जाएगा, सिलाई हो जाएगा। आगे देखिएगा, सींचना से क्या हो जाएगा, सिंचाई हो जाएगा। पहनना से पहनावा, लूटना से लूट, घटना से घटाव, और बढ़ना से क्या हो जाएगा भाई, सॉरी, बोलना से बोल हो जाएगा। पढ़ना से पढ़ाव हो जाएगा। चमकना से चमक, जोड़ना से जोड़, नाचना से नाच, और पूजना से क्या हो जाएगा भाई, पूजन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है सब। आगे बढ़ते देखिएगा, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। बड़ा अच्छा प्रश्न ये भी है, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। मंद से क्या हो जाएगा, मंदी हो जाएगा। दूर से दूरी हो जाएगा। तीव्र से तीव्रता हो जाएगा। शीघ्र से क्या हो जाएगा, शीघ्रता हो जाएगा। आगे देखिए, परस्पर से क्या हो जाएगा, पारस्पर्य हो जाएगा। समीप से सामीप्य हो जाएगा। निकट से नैकट्य हो जाएगा। अच्छा, समीपता भी कह सकते हैं इसको, इसको और क्या कह सकते हैं भैया, समीपता कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, नैकट्य कह सकते हैं। तो निकटता भी कह सकते हैं, निकटता भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परस्पर से पारस्परिक लिखा हुआ है तो परस्परता भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं भाई। है, शाबाश से शाबाशी हो जाएगा। वाह वाह से वाहवाही। धिक से क्या हो जाएगा, धिक्कार। शीघ्र से क्या हो जाएगा, शीघ्रता। ये सब के सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाता है, आगे बढ़ेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है भाई। अगला देखिएगा, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, नई चीज एकदम पढ़ते हैं। हेडिंग हमारी क्या है, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। ठीक है, आइए देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से भेद हैं भाई। चलिए देखा जाता है इनके बारे में। देखिए पहला नंबर क्या है भाई, रूढ़ संज्ञा। पहला नाम क्या है इसका, रूढ़ संज्ञा नाम है ना। दूसरा नाम क्या है भाई, दूसरे नाम की अगर बात की जाए, दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है यौगिक संज्ञा। यौगिक संज्ञा हो गई। तीसरा नाम देखिएगा, तीसरा नाम है योगरूढ़ संज्ञा। है ना, ये तीन प्रकार की होती है, कौन संज्ञा, रूढ़ संज्ञा, योग संज्ञा, और क्या होती है, योग रूढ़ संज्ञा होती है। इनकी परिभाषा देखिए, इनकी परिभाषा देखिएगा, वह संज्ञा वह संज्ञा इसका सार्थक खंड न
वह संज्ञा जिसका सार्थक खंड न हो उसे क्या कहते हैं भाई, यौगिक रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे में आप देख पाएंगे, जल लिखा हुआ है, जल क्या भाई, रूढ़ संज्ञा है। जैसे अगर हमने लिखा है जल हो गया, हाथ हो गया, है ना, कान हो गया, स्वर हो गए, मुख हो गया, चावल हो गया, ये जितने भी शब्द हैं इन सब में कौन सी संज्ञा हो जाएगी भाई, रूढ़ संज्ञा होगी। अब जैसे बात करें अगर हम लोग यौगिक संज्ञा के बारे में, तो यौगिक संज्ञा की परिभाषा होती है वह संज्ञा जिसका सार्थक खंड हो, वह संज्ञा जिसका सार्थक खंड हो। जैसे में आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे लिखा हुआ है विद्यालय, विद्यालय क्या है भैया, दो शब्दों का योग है, विद्यालय हो गया। जैसे अगर हमने लिखा पाठशाला, ये भी दो शब्दों का योग है ना। जैसे मैंने विद्यालय हो गया, पाठशाला हो गया। जैसे अगर हमने लिख दिया है उपदेश, ये क्या हो जाएगा भाई। ऐसे अगर कहा जाए, अगर आप लोग देशांतर, ये भी कैसा शब्द है, यौगिक शब्द है ना। देशांतर भी कैसा शब्द है भाई, यौगिक शब्द है। अब अगर हमने कहा जैसे उपकार है, उपकार है, ये जितने भी शब्द हैं सब में कौन संज्ञा होगी भाई, कहेंगे सर यौगिक संज्ञा हो जाएगी, है ना भैया। आगे देखिए, अब इसमें जरा देखेंगे, इसकी अगर हम लोग बात करें योगरूढ़ संज्ञा की, वह संज्ञा जो दो शब्दों से मिलकर, वह संज्ञा जो दो शब्दों के योग से कोई विशेष अर्थ प्रकट करती हो, उसे क्या कहते हैं भाई, योगरूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे में अगर आप देखेंगे, जैसे में लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है लंबोदर, लंबोदर की बात करें साथियों, ये किसको कहा जाता है, गणेश जी को कहा जाता है। जैसे मैंने कहा लंबोदर हो गया, वीणा पाणी हो गया, या पंकज कह सकते हैं, पंकज कह दीजिए, यहाँ पे पंकज कह सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए वीणा पाणी, तो वीणा पाणी भी कह सकते हैं, है ना। वीणा पाणी सरस्वती जी को कहा जाता है। जैसे मैंने कहा दामोदर, दामोदर भी कहते हैं, दामोदर श्री कृष्ण जी को कहा जाता है ना। तो ये जितने भी शब्द आएंगे सबके सब क्या हो जाएंगे, योगरूढ़ शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, योगरूढ़ शब्द हो जाएंगे। इस प्रकार आप देखें, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योगरूढ़ संज्ञा होती है। अच्छा, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका देखिए भाई, इसको भी ऐसे रख देते हैं, ठीक, इसको भी ऐसे रख देते हैं। चलिए, ये हो गया भाई तीनों संज्ञा के पार्ट। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, अन्य संज्ञाओं के बारे में। चलिए अब थोड़ी सी नई हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग। नई हेडिंग हमारी आज की क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से
व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। ठीक, अब देखिएगा इसमें, देखिए नोट में लिखना है क्या, अब याद रखिएगा, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा से, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा से गुण दोष या उपनाम या उपाधि का बोध हो तो उसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। एक जरूरी सूचना क्या है भाई, एक जरूरी सूचना क्या है इसमें, जरूरी सूचना ये है, वाक्य में प्रश्न पूछे जाएंगे। किसमें पूछे जाएंगे भैया, वाक्य में। जब भी प्रश्न पूछा जाएगा वाक्य में पूछा जाएगा। वाक्य में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ठीक है, कहां पूछे जाएंगे प्रश्न भाई, वाक्य में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इससे जब प्रश्न बनता है ना, तो डायरेक्ट अगर पूछेगा तो गलत हो जाएगा, डायरेक्ट अगर पूछेगा तो गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर मैंने कहा हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कहा जाए जयचंद, जयचंद में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कहा जाए नटवर लाल, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन श्रवण कुमार कहा जाए तो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब ये वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा और उससे किसका बोध होगा बच्चे, गुण दोष का या किसी उपाधि का बोध होगा, तो समझ लेना वहां पे कौन संज्ञा हो जाएगी, तो वहां पे संज्ञा हो जाएगी जातिवाचक हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा प्रश्न हमेशा कहां पूछे जाएंगे, वाक्य में पूछे जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल आप देखिएगा, पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है भैया, देश को नटवर लालों ने ठगा है। देश को नटवर लालों ने ठगा है। देश को नटवर नालो सॉरी देश को नटवर लालों ने ठगा है। ठीक है, तो यहां पर देश को नटवर लालों ने ठगा है। यहां पर जो नटवर लाल शब्द है भाई, यहां पे जो नटवर लाल शब्द है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा भैया ठग। क्या हो जाएगा, ठग हो जाएगा। तो यहां पर जो नटवर लाल है उसके गुण का मतलब बोध हो रहा है क्या, गुण इसका क्या है भैया, ठग है ये। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो नटवर लाल शब्द है उसमें कौन संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन संज्ञा हो जाएगी भाई, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और एग्जाम्पल देखिएगा, दूसरा दूसरा देखिए, दूसरा एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है, ये देखिए, हमारे देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हमारे देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हमारे देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो अब कहा रहा है कि हमारे देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। यहाँ पर जो हरिश्चंद्र शब्द है साथियों, उसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा भाई, सत्यवादी। और हमारे देश में सत्यवादियों की कमी तो है नहीं भाई, तो सत्यवादी का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन संज्ञा होगी भाई, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे एग्जाम्पल एक और देखिए, तीसरा है, देश को हानि जयचंदों से होती है। देश को हानि जयचंदों से होती है। तो देश को हानि जयचंदों से होती है अगर ये कहा जाता है, तो यहाँ पर जो जयचंद शब्द है
तो उसका मतलब क्या होता है भाई, उसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसका मतलब हो जाएगा देशद्रोही। क्या हो जाएगा भाई, देशद्रोही हो जाएगा। तो देशद्रोही का मतलब जयचंद्र को कहा जाता है, यहाँ पे कौन संज्ञा हो जाएगी, कहेंगे सर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखिएगा, एक और एग्जाम्पल है, जैसे हमने कहा कालिदास को, समुद्रगुप्त को लिखता हूं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन अगर कहा जाता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो भारत का नेपोलियन शब्द है, नेपोलियन, ये पूरा क्या दिया गया भैया, उपाधि दी गई है। अगर उपाधि दी गई है या उपनाम दिया गया, इसका मतलब उसमें कौन संज्ञा हो जाएगा, कौन संज्ञा होगा भाई, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो नेपोलियन शब्द है वो कौन संज्ञा होगा, वो हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नेपोलियन का मतलब होता है योद्धा। कैसा योद्धा भाई, वह योद्धा जिसने कोई भी युद्ध ना हो रहा हो, वह योद्धा जिसने कोई भी युद्ध ना हारा हो, उसे क्या कहा जाता भाई, ये गलत लिखा, योद्धा लिखा है ना, वह योद्धा जिसने कोई युद्ध ना हारा उसे क्या कहते हैं, नेपोलियन कहते हैं। इसीलिए समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है। विसेंट स्मिथ ने इनको क्या कहा है, भारत का नेपोलियन क्यों कहा है, क्योंकि समुद्रगुप्त भारत में जितना भी युद्ध लड़ा था कोई भी युद्ध हारा नहीं था, इसीलिए उसको क्या कहा, उपाधि दी गई, भारत का नेपोलियन कहा गया। ऐसे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर एक और खत्म कर देते हैं इसी पर। जैसे कहा जाए कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कहा जाता है भाई, क्योंकि शेक्सपियर ने जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे थे वैसे ही सेम अपने देश में कालिदास ने लिखे थे, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, नाटककार हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। अगली हमारे पॉइंट क्या है भाई, दूसरा पॉइंट हमारा देखिएगा, दूसरा पॉइंट है जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। चलिए इसमें देखिएगा क्या है, यदि जातिवाचक संज्ञा से, यदि जातिवाचक संज्ञा से व्यक्ति विशेष के नाम का बोध हो, उसे तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। एक बात ध्यान में रखिएगा भैया, एक बात ध्यान में रखिएगा आप लोग, नोट में लिख देता हूं, प्रश्न वाक्य में पूछे जाएंगे।
ये भी याद रखिएगा। वाक्य प्रश्न कहाँ पूछे जाएंगे भाई? वाक्य में पूछे जाएंगे, इस बात का ध्यान रहिएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है पहला, पहला एग्जाम्पल है गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। यहाँ पे बच्चे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था ये, अक्सर बच्चों में कंफ्यूजन भी होती है, तो बच्चों याद रखिएगा, इसमें जो गांधी शब्द है ना, ये जो गांधी शब्द है इसकी बात की जा रही है, ना कि राष्ट्रपिता की। भारत में एक ही गांधी है जिनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है, याद रखिएगा, वो एक ही गांधी है, चाहे राहुल गांधी, चाहे प्रियंका गांधी, चाहे सोनिया गांधी, चाहे राजीव गांधी, चाहे इंदिरा गांधी, कोई रहा हो, इन सबको कहीं भी जो है राष्ट्रपिता की संज्ञा न दी गई है। केवल एक ही गांधी को भारत में राष्ट्रपिता की संज्ञा दी गई है। वो कौन है भाई? गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे जो गांधी शब्द है ना, तो यहां पे जो गांधी शब्द है उसमें कौन संज्ञा होगी भाई? इसका मतलब क्या हो जाएगा? इस गांधी जाति सूचक शब्द से महात्मा गांधी के नाम का बोध हो रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी को ही भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? सही कौन सा होगा भाई? ए वाला सही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा, दूसरा पार्ट। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो जाहिर सी बात है आप समझ जाएंगे कि यहां पर जो पंडित शब्द है वो किसके लिए कहा गया भाई? ये जो पंडित शब्द है वो किसके लिए कहा गया? क्योंकि देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका मतलब है कि यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है भाई? जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जा रहा है। इसलिए इसमें कौन संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे अगर कहा जाए नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया, जैसे अगर कह दिया जाए कि नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया, तो आप समझिए नेताजी कौन नेता थे भाई जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया? तो कहेंगे सुभाष चंद्र बोस थे। ऐसे अगर कहा जाए कि नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये भी नेताजी कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। अगर कहा जाए पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, तो यहाँ पर पंत जी कौन है? पंत जी हैं भैया सुमित्रानंदन पंत हैं। जैसे अगर कहा जाए कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो शुक्ल जी का मतलब है कि रामचंद्र शुक्ल होंगे। जैसे आपके यहाँ, आप जैसे गांव में रहते हो या कहीं भी रहते हो, तो आप देखेंगे दूध वाला आता है तो आप लोग उसको भी कहते हैं यादव जी आधा लीटर दूध और ज़्यादा दीजिएगा, मेहमान आए हुए हैं। तो यादव जी का मतलब पूरे मोहल्ले के यादव नहीं है, वो एक ही यादव हैं जो आपके यहाँ दूध देने आए थे हैं। तो यादव जो शब्द है, उस यादव शब्द से आपको क्या लगता है कि वो एक ही व्यक्ति ना, सब नहीं है ना। तो जाति सूचक शब्द से यदि किसी व्यक्ति विशेष के नाम का बोध होगा, तो वहां पर जो व्यक्तिवाचक जो जातिवाचक संज्ञा होगी वह कन्वर्ट किस में मानी जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे आप लोग कहीं कहीं जाते हैं तो वहां की कोई चीज फेमस होती है, कहते भैया शर्मा जी की चाय फेमस है, शर्मा जी की चाय फेमस है। तो शर्मा जी का मतलब जितने शर्मा है सबकी चाय थोड़ी ना फेमस होगी, एक ही शर्मा है जिसकी चाय फेमस होगी। तो वहां पर जो शर्मा शब्द है वो किसका मतलब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, अगला देखिएगा, इसी संबंधित और भी हैं। अन्य देखिए, अन्य की बात करें, मैं एग्जाम्पल लिखता हूं अन्य में, देखिएगा। अब अन्य में आप देखेंगे क्या क्या हो सकता है। अन्य की अगर हम लोग बात की जाए तो अन्य में आप देख सकते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल देखिएगा, पहला एग्जाम्पल देखिए,
जैसे तुम्हें बुराइयों से बचना चाहिए, तुम्हें बुराइयों से बचना चाहिए। अब अगर आपसे कहा जाए तुम्हें बुराइयों से बचना चाहिए, ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है यहां पर जो बुराइयों शब्द है वो किससे बना हुआ भैया? ये जो बुराइयों शब्द है इसकी अगर बात करें भाई, ये जो बुराइयों शब्द लिखा हुआ है ना, ये जो बुराइयों शब्द है इसका मतलब ये क्या है भाई? अगर इसकी बात की जाए तो ये कन्वर्टेड है, कैसे कैसे कन्वर्टेड है भाई? भाववाचक से जातिवाचक में। किसमें कन्वर्ट हो गया भैया? भाववाचक से जातिवाचक में, है ना। दूसरा देखिएगा, क्योंकि इसकी भाववाचक संज्ञा क्या है? बुराई। अब बुराई से क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा हो गया। दूसरा देखिए भैया, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैंने कहा आजकल परिवारों में झगड़े होते रहते हैं। आजकल परिवारों में झगड़े होते रहते हैं। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो परिवार शब्द है, अगर इसकी बात की जाए, ये जो परिवार शब्द है इसका मतलब इसमें एक कन्वर्ट कैसे हुआ भैया? ये कन्वर्ट हुआ है समूहवाचक संज्ञा से। समूहवाचक संज्ञा से किसमें कन्वर्ट हो गया भाई? ये जो समूहवाचक से किसमें कन्वर्ट हो गया? जातिवाचक संज्ञा से। समूहवाचक संज्ञा से किसमें कन्वर्ट हो गया? जातिवाचक संज्ञा में हो गया। क्योंकि मैं इसलिए ये सब सारी चीजें बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है ना। एक पार्ट और देखिए, जैसे मैंने कहा कि तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, तेलों के दाम बढ़ रहे हैं। अब अगर ये मैंने कह दिया तो आप ही न देखिए, समझिए भाई, क्योंकि यहां पर तेल क्या था? अभी तक द्रव्यवाचक संज्ञा था, लेकिन यहां पे जो तेलों हमने कह दिया इसका मतलब ये कन्वर्ट किस में हो गया? जातिवाचक संज्ञा में हो गया भाई। ये कैसे कन्वर्ट हुआ भैया? द्रव्यवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में। द्रव्यवाचक से किसमें कन्वर्ट हो गया भाई? जातिवाचक संज्ञा में, है ना। अब जैसे मैंने कहा सरकार ने अनेक सेवाएं प्रारंभ की हैं, जैसे मैंने कहा सरकार ने अनेक सेवाएं प्रारंभ की है, तो वहां भी सेवा जो शब्द है वो भाववाचक है, तो सेवाएं कह दिया तो इसका मतलब है कि किससे कन्वर्ट हो जाएगा? भाववाचक से जातिवाचक में हो जाएगा। क्लियर है भाई? समझ में आया कि नहीं भाई? आया? क्लियर है सबको? बताइए जरा, तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए क्लियर है कि नहीं। तुम्हें बुराइयों से बचना चाहिए, ये हो गया भाववाचक से जातिवाचक। आजकल परिवारों में झगड़े होते रहते हैं, ये क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा समूह से जातिवाचक। तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, द्रव्यवाचक से किसमें कन्वर्ट हो गया? जातिवाचक संज्ञा में। अब देखिए थोड़े से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट से पढ़ देते हैं हम लोग, अब आगे करते हैं। आगे देखिएगा, अलग थोड़ा सा पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। देखिए नोट है क्या भैया? नोट है। नोट में पहला पॉइंट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा एक वचन एवं बहुवचन। जातिवाचक संज्ञा एक वचन एवं बहुवचन दोनों में होती है। इसमें होती भाई, दोनों में होती है। दूसरा पॉइंट क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा सदैव एक वचन पुल्लिंग होती है। अब आपके दिमाग में आएगा सर क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है भाई? क्रियार्थक संज्ञा बच्चे याद रखिएगा, अंग्रेजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा जीरंड। क्या होती है? जीरंड होता है, और जीरंड को ही हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे भी आप एग्जाम्पल एक देख लीजिएगा, जैसे में एक एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूं, समझ लीजिएगा। लिखा हुआ है, जैसे मैंने कहा टहलना। टहलना स्वास्थ्य के लिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना
स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ये लिखा हुआ है भाई। अब यहाँ पे जो टहलना शब्द है बच्चे, अगर इसकी बात करें, जो टहलना शब्द है ना, इसकी अगर हम लोग बात करें तो आपको यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि क्या है ये, क्या है भाई। इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये जो टहलना शब्द है, इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चे, क्रियार्थक संज्ञा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्रियार्थक संज्ञा पढ़ते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, क्रियार्थक संज्ञा है। आगे देखिए, एक पॉइंट और बचा है, उसको मैं लिख देता हूं, लास्ट पॉइंट है, इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जातिवाचक संज्ञा को छोड़कर जातिवाचक संज्ञा को छोड़कर अन्य संज्ञाओं का बहुवचन बनाने पर, अन्य संज्ञाओं का बहुवचन बनाने पर वह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है भैया? जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती हैं। ये बात याद रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा को छोड़कर अन्य संज्ञाओं का बहुवचन बनाने पर वह जातिवाचक संज्ञा में क्या हो जाती हैं? बदल जाती हैं। ये सारी चीजें आज हमने पढ़ ली हैं। आइए एक बार एक नजर देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा आज। भाववाचक संज्ञा हम लोगों ने पढ़ी, क्या पढ़ी भाई? भाववाचक संज्ञा पढ़ी है ना? भाववाचक संज्ञा पढ़ी, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं वो पढ़ा, और भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी होती है ये देखा हमने। उसके बाद भाववाचक संज्ञा कैसे बनती, किन प्रत्ययों को जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। फिर हमने आगे क्या पढ़ा भाई? आगे हमने पढ़ा क्या, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है ये देखा हमने। जातिवाचक संज्ञा से, है ना, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। आगे फिर देखा हमने जातिवाचक संज्ञा कौन कौन से बन रही है। स्त्री से स्त्रीत्व बना, मनुष्य से मनुष्यता बना, भाई से क्या बना, भाईचारा बना, है ना, तो लड़का से क्या बना, लड़कपना बना, पात्र से पात्रता बना। ये सारी चीजें पढ़ी। आगे फिर सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना पड़ा, अपना से अपनापन, अपनत्व तो भी हो सकता है, मम से ममता और ममत्व दोनों होता है ना, ये पढ़ा हमने। आगे देखिए फिर विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी हमने। अगला देखिए फिर क्या पढ़ी, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी। और देखिए उसके बाद क्या पढ़ा हमने, क्रिया से भाववाचक संज्ञा पढ़ी हमने। इसके अलावा फिर हमने क्या पढ़ा, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना पड़ा, मंद से मंदी, दूर से दूरी, तीव्र से तीव्रता, शीघ्र से क्या हो जाएगा, शीघ्रता हो जाएगा। वैसे ही परस्पर से पारस्पर या परस्परता, समीप से सामीप्य या समीपता, निकट से नैकट्य या निकटता, शाबाश से शाबाशी, वाह से वाहवाही, धिक से धिक्कार, शीघ्रता से क्या हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद क्या होते हैं, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योगरूढ़ संज्ञा होता है। ठीक है, वह संज्ञा जिसका सार्थक खंड न हो उसे कहते हैं रूढ़ संज्ञा, वह संज्ञा जिसका सार्थक खंड हो उसे कहते हैं यौगिक संज्ञा। ठीक है, योगरूढ़ संज्ञा कहते हैं वह संज्ञा जो दो शब्दों के योग से कोई विशेष अर्थ प्रकट करती है, उसे क्या कहते हैं, योगरूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबोदर हो गया, पंकज हो गया, वीड़ा पाणी हो गया, दामोदर हो गया, ये सब की सब क्या है साथियों, ये सब की सब योगरूढ़ संज्ञा। क्योंकि लंबोदर का मतलब गणेश होता है और किसी को नहीं कहा जाता, क्योंकि जिसका पेट लंबा हो उसको गणेश नहीं कहेंगे, है ना, बहुत लोगों का पेट निकल भी जाता है। पंकज की बात करें, पंक का मतलब होता है कीचड़, जो कीचड़ में उत्पन्न हो यानी कीचड़ में खिलता हो उसे कहते हैं पंकज, और पंकज का मतलब केवल कमल होता है। कीचड़ में तो बहुत सारे पौधे खिलते हैं लेकिन सबको कमल नहीं कहा जाता है, क्या पंकज नहीं कहा जाता। वीड़ा पाणी की बात करें, अगर आपके हाथ में वीड़ा दे दीजिए, क्या आपको वीड़ा पाणी कहा जाएगा? नहीं। वीड़ा पाणी किसे कहा जाता है? केवल माँ सरस्वती जी को कहा जाता है और किसी को नहीं कहा जाता। दामोदर का मतलब क्या होता है? दाम का मतलब होता है रस्सी, उदर का मतलब पेट, यानी कि जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी उसे दामोदर कहते हैं, और दामोदर केवल कृष्ण जी को कहा जाता है। आपके पेट पर अगर रस्सी बांधी जाएगी तो आपको दामोदर नहीं कहेंगे, कोई विशेष अर्थ है ना। तो ऐसे में आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे चंद्रशेखर है, चंद्रमौली है ना, वज्रधर है, वज्रपाणी है, शूलपाणी है, चक्रपाणी है, ये सारे शब्द आएंगे योगरूढ़ संज्ञा के अंतर्गत, यानी कि आप कह सकते हैं पर्यायवाची वाला रूप। ठीक, आगे हमने पढ़ा क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन पढ़ा। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा से गुण दोष या उपनाम या उपाधि का बोध हो वहां तो उसमें संज्ञा कौन सी होगी? जातिवाचक। देश को नटवर लालू ने ठगा है, यहाँ पे नटवर लाल जो है क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। आगे
हमारे देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं, इसमें भी होगा। देश को हानि जयचंदों से होती, इसमें भी हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन जो शब्द है वो क्या है साथियों, उपाधि दी गई है। इसका मतलब है वह कौन संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ऐसे में कहा मैंने, ऐसे में कहा कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, इसमें भी हो जाएगा वही है। फिर जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन पढ़ा कि गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो यहाँ पर गांधी जी जो शब्द है वो महात्मा गांधी कहा जाता है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपिता किसी और अन्य व्यक्ति को नहीं कहा जाता। आगे देखिए, पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी क्या थे भैया, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये पंडित जी कौन है, जवाहरलाल नेहरू। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि गांधी जी देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, गांधी जी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, यहाँ पर गांधी कौन होंगे, महात्मा गांधी नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे भाई, वहां पे इंदिरा गांधी होंगे, क्योंकि प्रथम महिला प्रधानमंत्री वही थी। ठीक है, तुम्हें बुराइयों से बचना चाहिए, तुम्हें बुराइयों से बचना चाहिए। बुराइयों जो शब्द है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो रहा है। आजकल परिवारों में झगड़े होते रहते हैं, तो परिवारों जो शब्द है समूहवाचक से जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो रहा है। तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, तो तेलों जो है द्रव्यवाचक से जातिवाचक में है। ठीक, बाकी कुछ तथ्य हैं। जातिवाचक संज्ञा एकवचन और बहुवचन दोनों में होती है। क्रियार्थक संज्ञा सदैव एकवचन पुल्लिंग होती है भैया। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, क्रियार्थक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा को छोड़कर अन्य संज्ञाओं का बहुवचन बनाने पर वह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती हैं। एक पॉइंट मैं और लिख देता हूं, देखिएगा। एक होती साथियों संज्ञा परक कोटि, एक क्या होती है, संज्ञा परक कोटि होती है, उसके बारे में जान लीजिए। संज्ञा परक कोटि, संज्ञा परक कोटि, संज्ञा परक कोटि में कौन कौन से आते हैं भाई, इसके बारे में जान लीजिएगा। कौन कौन संज्ञा परक कोटि के प्रकार आते हैं, है ना, ये जान लीजिए, नया एकदम है बिल्कुल। पहली कोटि का नाम क्या है भाई, पहली कोटि का अगर नाम देखा जाए, पहली कोटि का नाम क्या है, संज्ञा परक कोटि का। देखिए लिंग है, जिसको आपने पढ़ रखा होगा, लिंग है भाई, है ना, क्या है भाई, लिंग है। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या है साथियों, वचन है ना। और तीसरा क्या है भाई, तीसरे की बात करें अगर हम लोग, तीसरा क्या है, कारक है, कारक है। और चौथे की बात करें, चौथे की बात करें तो कौन सा है, पुरुष है। और पुरुष के आप जानते हैं कितने भेद पड़ते हैं। पुरुष के अगर भेद की बात करें साथियों, जो पुरुष शब्द है अगर इसके भेद की बात करें, इसके भेद की बात करें तो देखिएगा इसके तीन भेद होते हैं, है ना। इसके कितने भेद होते हैं भैया, तीन भेद होते हैं। देखिएगा इसके तीन भेद कौन कौन से होते हैं भाई। एक होता है भैया उत्तम पुरुष, एक कौन सा होता है, उत्तम पुरुष। दूसरा कौन सा होता है भाई, दूसरा देखेंगे आप, दूसरा है मध्यम पुरुष। अब आप सोच रहे होंगे सर जी ये तो सर्वनाम में पढ़ते हैं, बिल्कुल भैया सर्वनाम में ही पढ़ते हैं, है ना। तीसरा कौन सा है, तीसरे की बात करें तो वो अन्य पुरुष में आता है भैया। होते तो संज्ञा ही हैं, सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पे किया जाता है, संज्ञा के स्थान पे तो किया जाता है ना भाई। किसके स्थान पे किया जाता है, संज्ञा के स्थान पे तो ही किया जाता है इनको, है ना। ये हो गए, ठीक। चलिए भैया, ये आज के लिए हमने पढ़ लिया, लिंग पढ़ लिया, वचन पढ़ लिया, कारक पढ़ लिया, और पुरुष के तीन पार्ट पढ़े, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इनका हम लोग प्रयोग कहां पर पढ़ेंगे, सर्वनाम में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।